हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जब वोन और प्रिंस मिलते हैं तो यांग म्यूंग को तो उन्हें देख के बुरा लग ही रहा होता है, बल्कि दूर से बोक्योंग भी उन्हें देख के रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में प्रिंस वोन से पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी, तुम मुझे डिसलाइक करती हो क्या। वोन एकदम से बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये सुन के प्रिंस को बड़ा अच्छा लगता है और वोन कहते हैं कि मुझे लगता है आपके हार्ट में कोई और है, क्योंकि तुमने बोक्योंग को मिलने के लिए बुलाया था। इसमें प्रिंस बताता है कि वो सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने झूठ बोला और इनुष को गलतफहमी हो गई। ये सुन के वो उनको बड़ा अच्छा लगता है और प्रिंस कहते हैं कि कहीं तुम जेलस तो नहीं कर रही। चलो तुम्हें जेलस होनी भी चाहिए, क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, क्योंकि मेरी शादी की अनाउंसमेंट हो गई है और उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है और मुझे पक्का पता है कि तुम ही उनमें सेलेक्ट होंगी। इस बात पे वोन भी काफी खुश होती है और कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद प्रिंस अपने इनुज को एक इशारा करता है, जिससे उसका इनुज ऊपर बैठा हुआ फ्लावर पेटल्स बरसाता है, जिसके लिए प्रिंस ने उसे कहा था। नेक्स्ट डे प्रिंस उस प्लांट को देख के कहता है अपने इनुज को कि तुम्हें पता है उसने मुझे क्यों दिया था। इनुज कहता है कि हाँ हाँ, जिससे तुम इस एक्साइटमेंट में हो कि इसका क्या बनने वाला है आगे, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद बड़ा होता है और इसके कई सारे मेडिसिनल फायदे भी हैं। ये हमें सबको फ्रेश रखता है और सबका गुस्सा भगाता है। प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि उसने ये बोला था मुझे। और इनुज को ये सब इसलिए पता था क्योंकि जब से प्रिंस वो से मिला था उसने यही बात इनुज को 15 बार बता ली थी। प्रिंस कहता है कि देखा वो कितनी इंटेलिजेंट है और इतनी इंटेलिजेंट लड़की हमारे देश की रानी बनेगी। नेक्स्ट डे राज्य में नोटिस दे दिया जाता है कि क्राउन प्रिंस की शादी के लिए उसकी एज की हर लड़की को महल में आके पार्टिसिपेट करना होगा। प्रिंस काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ बड़ी जल्दी से अपने टीचर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने अपनी बहन का नाम सबमिट करा दिया है क्या। ह्यूयन ने अब तक वो नाम सबमिट नहीं किया था और वो प्रिंस से एक रिक्वेस्ट मांगे और कहते हैं। प्रिंस जब पूछता है तो ह्यूयन कहता है कि आप प्लीज़ कोई भी बहाना करके उस लिस्ट में से मेरी बहन का नाम कटवा दीजिए। प्रिंस पूछता है कि तुम ये क्यों बोल रहे हो। ह्यूयन कहता है क्योंकि आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रिंस कहते हैं कि वो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती, क्या तुम्हें मैं उसके लायक नहीं लगता। ह्यूयन कहता है कि जो मैंने आज गुनाह किया है आपको ये बोल के, आप प्लीज़ उसके लिए मुझे सजा दे देना, बट प्लीज़ उसका नाम काट दीजिए। इसे प्रिंस एकदम से खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहला रीज़न तो यह है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और दूसरा रीज़न ये है कि इसके बाद प्रिंस चुप हो जाता है क्योंकि वो अपने टीचर को ये थोड़ी ना बोलेगा। और इन दोनों की ये बातें बाहर से इनुज के साथ बाकी काफ़ी सारे लोग सुन रहे होते हैं। अब प्रिंस के पास कुछ चैन रहता है, इस पर वो बोले देता है कि मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। 좋아하니까. और प्रिंस को बड़ा बुरा लगता है कि उसने क्या बोल दिया। प्रिंस के वहां से जाने के बाद इनु सबको बोलता है कि नहीं नहीं आपने ना गलत सुना है, और फिर टीचर को भी जाके बोलता है, जो कि अब तक सदमे में था, कि वो ना कुछ और कहना चाहते थे, उनसे गलती से निकल गया हुआ। और प्रिंस बड़ी कंफ्यूजन में था कि उसके टीचर ने उसे ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की। इनुज कहता है कि क्या आपको सच में नहीं मालूम। एंड ह्यून ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो 3 लड़कियां सिलेक्ट होकर लास्ट राउंड में पहुंचती हैं वो राजा की वुमेन मानी जाती है, इसलिए जोन में से एक सेलेक्ट हो जाती है, उससे तो क्राउन प्रिंस शादी कर लेता है, बट बाकी 2 को हमेशा किसी से शादी किए बिना रहना पड़ता है और वो किसी से भी शादी नहीं कर सकती। इसलिए वो की मोम भी उसके पापा को मना कर रही होती है कि वो उसका नाम सबमिट ना करे, क्योंकि सबको ये पता था कि सिलेक्शन तो रानी दुआगर करती हैं, जो कि अपनी फैमिली से बिलोंग करने वाली वो क्यों को ही क्राउन प्रिंसेस सेलेक्ट करेंगी। बट वो के डैड ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा ने सबको ये बोला था कि वो सब अपनी लड़कियों को भेजें, और अगर चीफ्स को लड़ना भेजता तो ये विद्रोह माना जाता। और उनकी ये बातें बाहर खड़ी हुई वो भी सुन रही होती है, इसलिए इनुज प्रिंस को बताता है कि ह्यून अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसके साथ ऐसे नहीं होने देना चाहता। प्रिंस कहता है कि अगर क्राउन प्रिंसेस सेलेक्ट नहीं हो पाते तो उन्हें हमेशा के लिए महल से बाहर भेज दिया जाता है क्या। इस पे इनुज बताता है कि अगर प्रिंस को उस पर थोड़ी बहुत दया आ जाए तो वो उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बना के रख सकता है, लेकिन रानी नहीं। और कुछ ऐसा ही हुआ था यांग म्यूंग की मॉम के साथ, जो कि टॉप 3 में तो सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन क्राउन प्रिंसेस नहीं सिलेक्ट हो पाई थी और राजा को उन पर दया गई थी, इसलिए उन्होंने उसे रख लिया था महल में ही। अब प्रिंस को भी ये बात पता थी कि अगर रानी दो अगर सिलेक्शन करेंगी तो वो क्यों को ही चूज करेगी, इसलिए प्रिंस राजा के आगे जाके गुहार लगाता है कि सिलेक्शन फेयरली किया जाए। तभी यांग म्यूंग भी राजा से मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसने भी प्रिंस की शादी वाली बात सुन ली थी जिसमें सभी लड़कियों को आना था, तो वो तो आती ही, बट इनुज से अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पे क्राउन प्रिंस था। और यांग म्यूंग समझ जाता है कि वो के बारे में बात करने के लिए राजा के पास आया होगा। राजा कहते हैं कि जब सारे सिलेक्शन रानी दो अगर करती हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम एक लड़की को लाइक करते हो, मैं रूल्स चेंज नहीं कर सकता। प्रिंस कहता है कि मेरी लाइक करने की बात नहीं है, बट इस देश की रानी तो वही होनी चाहिए ना जो काफी समझदार हो, जो कि फेयर तरीके से सिलेक्शन करने के बाद ही मिलेगी। राजा गुस्से में कहता है कि तुम किस समझदारी की बात कर रहे हो, तुम ऐसे किसी लड़की से मिले तुम्हारी इस बात को छुपाने के लिए तुम्हें तुम्हारी शादी करनी पड़ रही है। इस पे प्रिंस कहता है कि अगर मैं समझदारी से काम लूं तब तो आप फेयरली एग्जामिनेशन करवा सकते हो ना। इसके बाद प्रिंस अपने अनुज को सुंगकुनवान यूनिवर्सिटी के हेड को चुपके से बुलाने को कहता है, जिसका किसी और को ना पता लग पाए।
यांगम्यूंग राजा से मिलकर कहता है कि जब आपने मुझे प्रॉमिस किया था तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। राजा कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया। यांगम्यूंग कहते हैं तो अच्छा, आप क्राउन प्रिंस की रिक्वेस्ट की वजह से ये सब बोल रहे हो ना। राजा इस पे यांगम्यूंग को कहते हैं कि जैसे कुछ लोग राजा बनने के लिए बने होते हैं और कुछ लोग सिर्फ सब्जेक्ट बनने के लिए, ऐसे ही कुछ वुमेन होती है जो रानी बनने के लिए होती है और कुछ कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए, और वो प्रिंस की रानी तभी बनेगी जब वो चूज हो पाएगी। इस पे यांगम्यूंग कहता है कि अगर वो टॉप 3 में जाके चूज ना हो पाई तो तब तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ ना। बट राजा इस पे गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि जो 3 फाइनलिस्ट होती है वो प्रिंस की वुमेन होती है जो कि सिलेक्ट ना होने पर भी किसी से शादी नहीं कर सकती। यांगम्यूंग कहते हैं कि तो क्या मैं उस लड़की को ऐसे अकेले रहने के लिए छोड़ दूं जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। बट राजा उसकी एक भी नहीं मानते, उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। यांगम्यूंग काफी सैड होकर बाहर निकलता है तो बाहर उसे क्राउन प्रिंस का बचपन दिखाई देता है, जिसे देख के यांगम्यूंग कहता है कि मेरी तरफ को ऐसे हंसो मत, मुझे जो भी चीज़ हमेशा चाहिए होती थी वो हमेशा तुम्हें मिलती थी क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस हो, इसलिए प्लीज मुझे अपनी हंसी मत दिखाओ जिससे मैं तुम्हें नफरत कर सकूं जितना मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। बट इतना कुछ सोचने के बाद भी अपने भाई से नफरत नहीं कर पा रहा था। यूम इसी बात को सोचते हुए काफी सैड होकर जा रहा होता है कि सामने से प्रिंसेस उसे ब्रेसलेट देख के बोलती है कि तुम्हारी शादी हो गई क्या, या फिर तुम्हारी कोई फियांसे है क्या। यून उसे ना बोल देता है और अपनी नजर नीचे करे हुए, जिसपे प्रिंसेस कहती है कि मेरी तरफ तो देखो। और जब यून उसकी तरफ को देखता है तो प्रिंसेस वहां के शर्मा के जाने लगती है। तभी सामने से राजा आते हैं उसे हक करने के लिए। प्रिंसेस एकदम से आती है लेकिन रुक जाती है और कहती है अपने पापा को कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बच्ची नहीं रही। इस बात पे राजा भी काफी हंसते हैं और प्रिंसेस उन्हें ये बताती है कि उन्हें यून से शादी करनी है, जिसपे राजा भी अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और उसे ह्यून से शादी करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि ह्यून एक काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन था और प्रिंसेस से शादी करने के बाद वो एक रॉयल पर्सन बन के आराम से बैठ जाते और उनका इतना टैलेंट वेस्ट चला जाता और राजा ये टैलेंट ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते थे। इसमें प्रिंसेस कहती है कि अगर मैं प्रिंसेस हूँ उसका मतलब मैं सिर्फ किसी स्टूपिड या अगले दिखने वाले से ही शादी कर सकती हूँ। राजा प्रिंसेस को काफी समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रिंसेस तो बिल्कुल भी नहीं मानती और रोने लगती है। यून जब अपने घर जा रहा होता है तो वो सियोल को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और सियोल उसे देखकर एकदम अपनी स्टिक छुपा लेती है। यून उसकी तलवारबाजी काफी ज्यादा तारीफ करता है और उससे पूछता है कि अगर कोई लड़की मेरे जैसी हो तो वो कौन होगी। सियोल कहती है कि वो तुम्हारी बहन होगी। यून बस यही सोच रहा होता है कि आखिर प्रिंस को उसकी बहन से प्यार हुआ कब, वो दोनों मिले कब, जिसपे वो उसे सब कुछ बता देती है। यून उनको कहता है कि तुम बीमारी का बहाना कर लो जिससे तुम वहां ना जा पाओ, क्योंकि अगर वहाँ पे किसी को पता चल गया तुम दोनों के रिलेशन के बारे में तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात होगी, क्योंकि सब लोग यून को क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहते हैं। बट वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसके भाई ने उसे सिखाया था कि जब किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसे पीछे नहीं हटना चाहिए डर की वजह से। और ऐसे ही किसी पर्सन की फीलिंग होती है जो अगर एक बार किसी के लिए स्टार्ट हो जाती है तो उन्हें हम वापस नहीं ले सकते। प्रिंस के गार्ड यूनिवर्सिटी के हेड को बुला के लेके आ जाते हैं, वो भी एक इनुच की ड्रेस बना के जिससे कोई पता नहीं कर पाए कि ये आखिर है कौन। जिससे मिलने के बाद प्रिंस उन्हें कहता है कि मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील होता है क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के सभी स्कॉलर्स और स्टूडेंट अगर राजा कुछ भी गलत करते हैं तो उनका जम के विरोध भी करते और सामना भी करते और डरते नहीं हो। अब जब ये महल की रानी का सवाल है तो आप सब पीछे कैसे हट सकते हो, क्योंकि महल की रानी फेयरली नहीं चुनी जा रही है और ये तो काफी गलत बात है कि किसी पर्टिकुलर फैमिली को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बात उस हेड की काफी अच्छे से समझ में आती है। नेक्स्ट सीन में रणदेवगर मिस्टर फिनफेयर को ये बोल रही होती है कि प्रिंस की वाइफ को तो वही चुनेंगी जो कि वो क्यों ही होगी। बट मिनिस्टर कहता है कि अगर वो वुन कॉन्क्यूबाइन भी बन गई तब भी वो गलत बात ही होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शातिर है। इस पर रानी को थोड़ी चिंता हो जाती है। बट मिनिस्टर कहता है कि आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आप तो वो हो जिसने एक सन को हटवा दिया था, तो क्या आप एक मून को नहीं हटवा सकती। हेड अपने स्टूडेंट्स के साथ महल के बाहर धरना देकर बैठ जाता है कि महल के अंदर सिलेक्शन फेयरली नहीं हो रहा है, इसलिए सिलेक्शन महल के बाहर करवाया जाए और रानी दो अगर प्रिंस की वाइफ को ना चुने। इस धरने के बारे में राजा को भी पता चलता है लेकिन उनके फेस पे कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि उन्होंने खुद क्राउन प्रिंस को ये बोला था कि इससे निकलने के लिए क्राउन प्रिंस खुद को ही चाल चले, जिससे राजा को ये पता चल पाए कि आखिर उनमें समझदारी है या नहीं। और अब प्रिंस ने जब ये कर दिया तो राजा को काफी अच्छा लगता है कि उनका बेटा पॉलिटिक्स में ध्यान दे रहा है। राजा इस बारे में अपनी सभा में भी बात करते हैं जिसमें मिनिस्टर का एक चमचा उन्हें कहता है कि आपको स्टूडेंट्स की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि उन्हें सजा देनी चाहिए क्योंकि आपके विरोध में खड़े हुए हैं। बट चीफ स्कॉलर कहता है कि वो बिना किसी स्वार्थ के इसलिए तो कह रहे हैं कि उन्हें अपने देश की चिंता है और अगर हमें उन्हें पनिशमेंट दे के उनका मुंह बंद करवा देंगे तो आगे से कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा गलत के खिलाफ खड़े होने का। ये बात राजा को काफी अच्छी लगती है और वो फेयरली सिलेक्शन करवाने के लिए मान जाते हैं और धरना खत्म करने के लिए वो ये ऑर्डर देते हैं कि वो रानी दुआगर को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बल्कि राजा तो ये चाहते ही थे कि एक फेयरली सिलेक्शन हो, बट वो अपनी मॉम के खिलाफ नहीं जा सकते थे। पर अब तो उन्हें बहाना मिल गया था धरने को खत्म करने का,
इस पर रानी दोवागर काफी गुस्से में राजा को कहती हैं कि महल की रानी तो काफी केयरफुली ही चूज करनी पड़ती है ना, तो हम उसे चूज करते। और मुझे पता है कि इसमें बो क्यों ही सिलेक्ट होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार है। बट राजा कहता है कि अगर वो समझदार है तो वो अभी सिलेक्ट हो जाएगी, आप इसमें चिंता क्यों कर रही हैं। रानी कहती है कि तुम उन स्टूडेंट्स की बातों को मानकर अपनी मोम को इस सब से कैसे हटा सकते हो। बट राजा कहते हैं कि राजा की कोई फैमिली नहीं होती, उसकी फैमिली होते हैं उसके लोग। इस पर रानी चिल्ला के कहने लगती है कि अच्छा तो मैं क्या हूँ, मैंने जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। एंड तभी हमें पता चलता है कि राजा को ये मालूम था कि उसकी मोम ने ही उसके सौतेले भाई को मरवाया था। इस पर राजा कहता है कि मुझे पता है आपने क्या क्या किया है मेरे साथ, मुझे इस पोजीशन पे लाने के लिए मेरे भाई को मार दिया, और मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि आप मेरी मोम हो। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए प्लीज आप इस सिलेक्शन को फेयरली होने दें। और राजा तो अपने बाहर खड़े हुए नौकर को ये भी बोल देता है कि अगर कोई बाहर खड़ा है तो उन्हें लेके जाइए, अपने घर पे जाना चाहती हैं। इसके बाद तो रानी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रानी अपने महल में जाके कहती है कि अब बस तुम वेट करो और देखो मैं क्या करती हूँ। वो उनकी मोम वो उनको तैयारी करवा रही होती है, बट वो जानबूझकर वो उनको उल्टा उल्टा सिखा रही होती है, जिससे वो लास्ट राउंड तक जा ही नहीं पाए और फर्स्ट राउंड में ही निकल जाए, क्योंकि अगर लास्ट राउंड में जाके हारते हैं तो बड़ा बुरा होता है। इस बात को वून भी नोटिस करती है और अपनी मोम को कहती है कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाऊं, मेरे पापा कितनी इंसल्ट हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी और अपने पापा का नाम रोशन करूंगी। इसके बाद क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन होता है, जिसमें वून और बोक्यूंग एक और लड़की के साथ टॉप 3 में सिलेक्ट हो जाती है। बस अभी लास्ट राउंड रह रहा था। वून अपने घर के बाहर खड़ी होती है, तभी यांग म्यूंग उसे मिलने के लिए आता है, जो कि वहाँ से जाने वाला था, इसलिए लास्ट टाइम वो उनको देखने के लिए आया था। वून को काफी देर तक देख के वो वहाँ से जाने लगता है, बट वून कहते हैं कि क्या तुम वापस नहीं आओगे। बस वून की ये पूछने की देर थी कि यांग म्यूंग शुरू हो जाता है, कहता है कि जब तुम्हें पता है कि वो क्यों ही सिलेक्ट होगी तो तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो, और अगर उसके बाद तुम्हें कॉन्क्यूबाइन नहीं बनना चाहती तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें अपने सारे प्रिंस होने के स्टेटस को छोड़ के यहाँ से तुम्हें लेके चला जाऊंगा। बट वून इससे मना कर देती है। यांग म्यूंग कहता है कि अगर तुम सेलेक्ट ना हुई तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा क्या। वून बोल देती है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं होगा। इस पे यांग म्यूंग बोल देता है कि चलो फिर ठीक है, तुम बिना किसी डर के बड़े अच्छे से परफॉर्म करना और सेलेक्ट हो जाना, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ। ये सब बोल के यांग म्यूंग वहाँ से चला जाता है दीवार के ऊपर से कूद के, जहाँ पे उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा था, क्योंकि वो उसे उसके घर पे देखने के लिए आया था, बट वहाँ पे यांग म्यूंग था नहीं, इसलिए उसे पता था कि वो यहीं पे ही मिलेगा। जेमिन को अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लग रहा था और इसके साथ ही अपने राजा पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो अपने बेटे की एक भी बात नहीं मानते। लास्ट राउंड में एप्टीट्यूड टेस्ट होना था, जिसमें राजा तीनों लड़कियों से पूछते हैं कि अगर मेरे बदले में तुम्हें पैसे लेने हो तो मेरी वैल्यू कितनी होगी, जैसे मैं राजा हूँ। इसमें पहले वाली तो कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि 1000 यंग, नहीं 1 मिलियन यंग, और इसके बाद वो हार मान के राजा को सॉरी बोल देती है। देन बोक्यूं कहते हैं कि हम आपकी वैल्यू को कैसे मेजर कर सकते हैं, आपकी वैल्यू तो इतनी ज्यादा है कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, आप तो बहुत ज्यादा महान किंग हो। इसके बाद राजा वोन से पूछते हैं, जो कहते हैं कि आपकी वैल्यू एक 1 यांग जितनी है। इस पे वहाँ पे मौजूद सब चौंक जाते हैं और रानी दोवागर तो काफी खुश हो रही थी कि उसने राजा की सिर्फ 1 यांग की वैल्यू समझी है। दूसरी तरफ प्रिंस अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट उनका पूरा ध्यान तो वोन के सिलेक्शन के पास ही होता है। तभी उनके पास इनू चला जाता है दौड़ता हुआ उन्हें बताने के लिए, और प्रिंस काफी एक्साइटेडली उससे पूछता है। एंड देन हमें पता चलता है कि वून क्राउन प्रिंसेस बन गई है। एंड राजा ने उसे क्राउन प्रिंसेस इसलिए बनाया था क्योंकि वून ने कहा था कि 1 यांग से ज्यादा प्रीशियस कोई चीज नहीं होती। एक अमीर आदमी अपने पास हजारों रुपए रखता है, इसलिए उसे एक की कदर नहीं होती, बट एक गरीब को अगर वो 1 यांग भी मिल जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है, और उससे ज्यादा उसके लिए कोई चीज प्रीशियस नहीं होती। इसलिए उन गरीब लोगों के लिए आप उस 1 यांग की तरह ही प्रीशियस हो। इस पर राजा बड़ा खुश होता है कि वून उनकी क्राउन प्रिंसेस बन गई है और वो अपने भाई और पापा की तरह ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन रानी दोवागर को तो इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। प्रिंसेस खाना नहीं खा रही होती क्योंकि राजा ने उन्हें मना कर दिया था ये उनसे शादी करने के लिए। मेड उन्हें कहती भी है कि तुम तो अपने भाई के वाइफ से मिलने के लिए भी नहीं गई। बट प्रिंसेस कहती है कि मैं वहां जाके क्या करूंगी। मेड कहती है कि तुम उसे काफी लाइक करती हो, बट प्रिंसेस उसे सिर्फ इसलिए लाइक करती थी क्योंकि वो सोचती थी कि वून उसकी सिस्टर इन लॉ बनेगी, और अब वून तो उसकी भाभी बन गई है, लेकिन ये उसकी भाभी क्यों नहीं बन सकती। तभी वहाँ पर रानी आके भी उससे ये सब कुछ पूछती है कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। इससे प्रिंसेस रोते हुए रानी से बोलने लगती है कि वो उनके पापा को मनाए, और प्रिंसेस काफी रो रो के बोल रही होती है कि वो सिर्फ यो यून से ही शादी करेंगी। उनकी मॉम इसे करने से मना कर दे, जिसपे वो रानी दोवागर के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है काफी जोर जोर से, जिसपे बाकी मेट्स प्रिंसेस को तो वहाँ से लेके चली जाती है। बट रानी दोवागर को इससे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ नोकियों को अपने आसपास का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, तभी उन्हें रानी दोवागर का बुलावा आ जाता है। दूसरी तरफ वो उनको एक अलग महल में ठहराया जाता है जहाँ पे उसे रानी बनने की ट्रेनिंग मिलने वाली थी, और उसे वहाँ पे अकेला रहना था के कुछ दिनों तक, जब तक उसकी प्रिंस से शादी नहीं होने वाली थी। मेड उसे एक हैंकी देकर जाती है, जिसमें उनको समझ में नहीं आता कि वो उसे ये हैंकी क्यों दे रही है। मेड के वहाँ से जाने के बाद जब वो वहाँ पे अकेली रह जाती है उस महल के अंदर,
तो वो उनको अपनी मोमो की बहुत ज़्यादा याद आती है और अब उसे पता चलता है कि वो हैंकी उसे क्यों दिया गया था। वो उस हैंकी से अपने आंसू साफ कर रही होती है, तभी वो देखती है कि उस पर एक मैसेज लिखा हुआ था, जो कि प्रिंस ने लिखा था कि अगर तुम अकेले रहने पे तुम्हें रोना आए तो तुम अपनी खिड़की खोल सकते हो। इसके बाद वो जाके एकदम से अपनी खिड़की खोलती है और वो देखती है कि सामने प्रिंस खड़ा हुआ था। बट वो कहती है कि यहाँ पे किसी को भी आना मना है, इसलिए वो एकदम से खिड़की बंद कर लेती है। बट जब उसे लगता है कि अब बाहर से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही, तो वो एकदम से बाहर आ जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि प्रिंस काफ़ी सारे लोगों के साथ वहाँ पे आया हुआ था। प्रिंस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने राजा से परमिशन ले लिया यहाँ पे आने की। वो इस महल में अकेले रहना पड़ता था, जिसपे प्रिंस उसका मन लगाने के लिए यहाँ पे एक पपेट शो करवाता है, यानी कि कठपुतलियों का शो। और कहता है कि इस शो की तैयारी मुझे अचानक से करनी पड़ी, इसलिए इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा काम चला हुआ है, तुम काम चला लेना। और वो देखते हैं कि उस पपेट शो में उन दोनों की कहानी होती है, जिसमें दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ नोक्योंग ये सुनकर चौंक जाती है कि रानी दोवागर उन्हें प्रिंसेस को मारने के लिए कह रही है, यानी कि क्राउन प्रिंसेस वून को, जिसमें नोक्योंग साफ साफ मना कर देती है। बट रानी दोवागर उसे उसके साथ बाकी सारी शमन्स को यहाँ से बाहर निकालने की धमकी देती है और उन्हें सजा देने की भी। इसके बाद भी नोक्योंग ये कहती है कि वो क्राउन प्रिंसेस की वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। बट रानी कहती है अगर वो एक बार मर जाएगी तो उसके बाद वो कहाँ क्राउन प्रिंसेस होगी। इसलिए रानी अब नोक्योंग को ब्लैक मैजिक यूज करके क्राउन प्रिंसेस को मारने का ऑर्डर देती है। नोक्योंग इसी सदमे में वहाँ से निकलती है कि जिस लड़की को बचाने के लिए उनकी फ्रेंड आरी ने उन्हें कहा था, अब रानी उसी को उनसे मरवाना चाहती है। और इस पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी शमन्स को बचाएं या फिर वून को, या फिर वो इन दोनों को कैसे बचाए। ये बात वो आरी से पूछ रही होती है कि वो इन दोनों को कैसे बचा सकती है। तभी इसके बाद वो एक अलग ही जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे आरी का वो स्कार्फ दिखाई देता है, जिस पे लिखा था कि 2% काम करते हैं। और कुछ टाइम बाद ही वो एकदम से इरेज हो जाता है, उसकी जगह पे कुछ और लिख जाता है कि भले ही उस मून की सूरज के पास जाने के बाद उसकी लाइफ में मुश्किलें आ जाएंगी, बट ये उसकी फेट में ही लिखा है कि सूरज को बचाने के लिए उसे उसके साथ रहने की ज़रूरत है। और नोक्योंग को इस बात पे काफ़ी अफसोस होता है कि अब उसे वून को मारना होगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।